हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। और इसमें हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे आपको कि ज़रूरी नहीं कि एक ही सरफेस हो, बहुत सारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। तो हम किस तरह से फोकल लेंथ या इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। लास्ट में जो ट्रिक आएगी वो बहुत ही धांसू ट्रिक है, उसको समझ लेना। आप 30 सेकेंड में कोई जेई या नीट या एम्स का क्वेश्चन फाड़ दोगे, समझ गए ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आइए मेरे साथ शुरू कर दीजिए, निकालिए कॉपी पेन। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, पहले एक प्लेन डेरिवेशन होगा, फिर हम मल्टीपल सरफेस की बात करेंगे। वहीं पर आपको हम ट्रिक बताएंगे कि आपको ट्रिक कैसे लगानी है। तो लेंस का चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जितना बड़ा, चाहे जितना कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन हो, उस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चंस को जो है ना बड़े आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तो चलिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो बना लीजिए कि स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। ये कोई स्फेरिकल सरफेस है। मान लो इधर मीडियम रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है इधर साइड का, इधर डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। थोड़ा डेंसर दिखा दो आप पर, क्योंकि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा रेयर किधर है, डेंसर नहीं तो लाइट रे को हम बेंड किधर करेंगे। चलिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, वो सिंपल सा लॉजिक है। जो नॉर्मली इंसिडेंस होगी रे इस तरह से, वो तो सीधी निकल जाएगी। नॉर्मल इंसिडेंस हुई, सीधी निकल जाएगी। अब एक रे हमने किसी एंगल की इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे यहाँ पर, तो जैसे ही कर्व सरफेस पे या स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल डालते हैं, वो नॉर्मल कहाँ मिलता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एनीवे, अब ये लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे जो है ना आपकी नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर बन जाएगी इमेज। तो बहुत ही सिंपल सा एक रे डायग्राम है। इंसिडेंट रे दो है, एक तो सीधी नॉर्मल इंसिडेंस हुई, सीधी निकल गई, एक इसी एंगल डाली, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, ये रिफ्रैक्शन एंगल हो गया आर, ठीक है ना। ये इमेज हो गई। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी? यू कहलाती है। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है आपकी? वी कहलाती है। और ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इनको कोई नाम दे दो, एन, और मान लो ये पोल है या पी नाम दे दो, पी। तो सबसे पहले तो रे कोर्स आपके समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल, रेयर से डेंसर, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दोनों जो रिफ्रैक्टेड रे, एक इधर आई और एक ये सीधी आ रही थी, यहाँ पर मिली, तो यहाँ पर क्या बन गई? आपकी इमेज बन गई, ठीक है ना। ये एंगल आई और ये एंगल आर। तो सबसे पहला काम, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाइए। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रॉम Snell's law of refraction, आपको पता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। आई और आर एंगल बहुत छोटे हैं, तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा होता है। तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, और ये टेन थीटा के बराबर भी होता है, तो ये बन जाएगा आई अपॉन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1।
या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो μ1i इज इक्वल टू μ2r। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, μ1i इज इक्वल टू μ2r। अब देखिए हमें पहला जो काम यहाँ पर करना, भी हमने कुछ नहीं किया, स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 और आई अपॉन आर लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। अब हमें आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना, देखो इधर ऑब्जेक्ट वाला एंगल हमने ले लिया ये अल्फा, इमेज वाला एंगल ये ले लिया हमने बीटा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल था ये हमने ले लिए गामा। गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमें आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा निकालनी है। प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी लगा के हम आई और आर की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ क्या निकालेंगे, अल्फा, बीटा और गामा निकालेंगे। तो चलिए देखो कैसे निकालेंगे। ये वाला ट्रायंगल लो, ONC, from ट्रायंगल ONC, ONC लिख दिया ना, इसमें I क्या है, एक्सटीरियर एंगल, तो I इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा। I इक्वल टू आ जाएगा अल्फा प्लस गामा। I का तो काम तमाम हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है NCI, also from ट्रायंगल NCI, देखो दिखा नहीं दिखा, NCI, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, गामा इक्वल टू अल्फा सॉरी आर प्लस बीटा, ये गामा है। अरे ये ट्रायंगल दिखा ना, ये वाला ट्रायंगल, ये NCI, ये गामा एक्सटीरियर है, ये अपोजिट इंटीरियर हो गए, तो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो यहां से आर बराबर आ जाएगा गामा माइनस बीटा। आर का भी काम तमाम हो गया। आई और आर की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा निकालनी थी, वो मैंने निकाल दी। अब देखिए इक्वेशन 1 कैसे लिखेंगे। देन इक्वेशन 1 कैन बी written as μ1 i, तो μ1 i की जगह अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 r की जगह गामा माइनस बीटा, इसको दे दो नंबर 2। बस, वैसे फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गई थी स्नेल्स लॉ लगाने के बाद, ये तो मैथमेटिक्स चल रही है। अब अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू हमें इसी डायग्राम से निकालनी है। देखो क्या करना है, यहां से नॉर्मल डाल दो, यहां से नॉर्मल डाल दिया, ये पी डैश पे आया, कौन सा पॉइंट ले लिया, ये पी डैश। अब ध्यान रखना पी डैश इज वेरी क्लोज टू पी, तो डिस्टेंसेस हम सारी पी से नापेंगे, पी डैश से नापेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मल सिर्फ इसलिए डाला ताकि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगे, ये अल्फा के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बीटा के, समझ गए ना। तो देखिए फ्रॉम फिगर, अब आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, अल्फा वाला अलग दिख रहा है ये वाला, बीटा वाला ये देखो अलग दिख रहा होगा ये वाला, और गामा वाला ये देखो अलग दिख रहा है। 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन तीनों राइट एंगल ट्रायंगल से अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रॉम ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल कौन सा है, ONP डैश, ONP डैश, क्या अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, स्मॉल एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू tan थीटा भी होता है, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा भी होता है। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी लगाई थी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखा था, यहाँ हम लगा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो tan अल्फा निकालो, परपेंडिकुलर मतलब NP डैश अपॉन OP डैश, क्या आएगा, NP डैश अपॉन OP डैश। अब हमने क्या बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस हैं सारी, वो हम यहाँ P से नापेंगे, P डैश से नहीं नापेंगे, ठीक है ना। और P डैश इज वेरी क्लोज टू P, तो जो OP डैश होगा वही लगभग OP होगा, ध्यान रखना।
हम ऐसे लिखेंगे एन पी डैश अपॉन ओ पी। ओ पी डैश को हम ओ पी लिखेंगे और ये सारे ट्रेंगल लिखेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे। ऐसे ही बीटा बराबर कौन सा ट्रेंगल लेंगे, एन पी डैश आई लेंगे फ्रॉम ट्रेंगल एन पी डैश आई लिखा, बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू एन पी डैश अपॉन पी डैश आई आएगा उसको हम पी आई लिखेंगे, पी डैश आई आएगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे एन पी डैश अपॉन पी आई। ऐसे ही डायरेक्ट गामा लिख देता हूं। गामा के लिए एन पी डैश सी फ्रॉम ट्रेंगल एन पी डैश सी गामा इक्वल टू टेन गामा, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा एन पी डैश अपॉन पी सी, एन पी डैश अपॉन पी सी। नहीं आ रहा नीचे, चलिए ऊपर लिखता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल एन पी डैश सी गामा इक्वल टू 10 गामा एन पी डैश अपॉन पी डैश सी आएगा, हम लिखेंगे वही एन पी डैश अपॉन पी सी। तो देखिए हमने अल्फा बीटा और गामा, ये देखिए बोर्ड में अगर डेरिवेशन आएगा तो आपको ये डेरिवेशन सीखना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बताया था लास्ट में हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन जेई नीट का एम्स का आप आराम से कर दोगे, ठीक है ना। पर डेरिवेशन तो अपनी मजबूरी है भाई, बोर्ड में तो डिराइव द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आएगा, तो आप वहाँ ट्रिक नहीं लगाएंगे, न्यूमेरिकल थोड़ी है, तो आपको ये पूरा डिराइव करना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए पहले हमने स्नेल्स लॉ लगाया, साइन आई अपॉन साइन आर म्यू टू अपॉन म्यू वन। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा होता है, तो साइन थीटा की सिर्फ थीटा लिख दिया, मतलब सिर्फ आई अपॉन आर इक्वल टू हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें एक इक्वेशन मिल गई म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर, ये इक्वेशन मिल गई। अब हमने आई और आर की वैल्यू जो है ना, आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा निकालें। तो अल्फा बीटा किसको मानना, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा और नॉर्मल के साथ गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये देखो निकाल दिया, यहाँ से नॉर्मल डाल दिया, 3 राइट एंगल मिल गए, 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा से अल्फा बीटा गामा आ गया। अब जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली वो वापस हमें कहाँ डालनी, इक्वेशन नंबर 2 में डालनी और आपका डेरिवेशन खत्म। सब्स्टिट्यूटिंग अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 2, देखो 2 में रखिए, तो म्यू वन, ये ध्यान रखना म्यू वन अल्फा प्लस गामा, अल्फा कहाँ रहा, ये रहा, एन पी डैश अपॉन ओ पी, अल्फा प्लस गामा, गामा कहाँ है, एन पी डैश अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस बीटा, गामा रहा ये एन पी डैश अपॉन पी सी माइनस बीटा एन पी डैश अपॉन पी आई, एन पी डैश अपॉन पी आई। अब तो एन पी डैश मर गया दोनों तरफ से, ये एन पी डैश दोनों तरफ से मर जाएगा, कॉमन आके कट जाएगा। अब बाकी जो वैल्यू रखी है बची है वो आप लिख दो, देखिए म्यू वन यहां से बचेगा 1 अपॉन ओ पी, ये ओ पी क्या है माइनस का यू, तो 1 अपॉन माइनस का यू प्लस 1 अपॉन पी सी क्या है, पी सी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इधर है, इधर ये इस टाइप की डिस्टेंस क्या लेनी चाहिए पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं, तो पी सी क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन पी सी फिर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, पी आई का मतलब वी, पी आई मतलब वी। हमने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस जो थी ना हमें पता है ओपी क्या है, पीसी क्या है, पी आई क्या है, हमें पता है यू बी और आर है, हमने रख दिया, खेल खत्म, डेरिवेशन खत्म।
इसको आप नोट कर लें, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने स्क्रीन छोड़ दी है, पॉज करके आप इसको नोट करें, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, फटाफट नोट कर लो। तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत। हटा दे भाई, हो गया। ध्यान रहे, हम जो पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, उसमें एक ही स्फेरिकल सरफेस है और ये जो फार्मूला आएगा वो सभी स्फेरिकल सरफेस के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। अभी हम बताएंगे ट्रिक आपको। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जाएगा माइनस का μ1 अपॉन यू प्लस μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन आर माइनस μ2 अपॉन वी। यू वी वाली टर्म एक तरफ कर लो, आर एक तरफ कर लो, तो इसको इधर ले आओ, तो जाएगा μ2 अपॉन वी माइनस दिखाई दे रहा है प्लस का माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ μ2 अपॉन आर माइनस μ1 अपॉन आर। तो ये फार्मूला बनके आ गया मेरे सामने, देखिए μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ये तो था सिंगल स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब धमाका शुरू होता है अपना, चलिए धमाके की बात कर लेते हैं। हटा दें, चलिए ये फार्मूला दिमाग में बिठा लो। अब हम एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करेंगे। क्या करेंगे? एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो हम कैसे फार्मूले को लगाएंगे। चलिए एक से ज्यादा रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने लेंस भी ले लिया, एक लेंस ले लिया, ठीक है ना। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, इसका μ2 है, इसका μ3 हो गया। अभी हमने रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस पढ़ा था, स्फेरिकल सरफेस में एक ही सरफेस लिया था, ये ऐसे करके। अब हमने ये दो सरफेस ले ली, मतलब लेंस बना लिया ना। मतलब हम जो ट्रिक देने जा रहे हैं उससे लेंस की खतरनाक से खतरनाक प्रॉब्लम 30 सेकंड में खत्म। समझ गए ना। दो स्फेरिकल सरफेस हो गए, अभी हम दो से ज्यादा भी ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 40 नहीं लेना यार, ठीक है ना। अब करना क्या है, एक इमेज फॉर्मेशन कर लो। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और फाइनली इसकी इमेज यहां पर बनी, फाइनल इमेज यहां बनी। तो ये डिस्टेंस होती है आपकी u माइनस v और ये डिस्टेंस होती है v। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर का मतलब पॉजिटिव, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो r1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लो r2। तो r1 होगा पॉजिटिव और r2 होगा, समझते जाइए यहां पर। ये जो कर्व सरफेस देखा है स्फेरिकल सरफेस, ये वाला, ये इस तरह से है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, तो इधर का मतलब पॉजिटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो r2 वो इधर आएगा। अरे कर्व सरफेस ऐसे है ना, तो रेडियस इधर आएगा ना, तो वो निगेटिव होगा इधर वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है, तो वो निगेटिव में ली जानी है। समझ गए ना। अब देखिए ट्रिक बताऊं, सबसे बढ़िया ट्रिक है। देखिए जिधर इमेज बन रही है, जिधर इमेज बन रही है
उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, मतलब अपने को करना IOS, इमेज माइनस ऑब्जेक्ट इक्वल टू सरफेस। ये इसका मतलब है सरफेस है, IOS। तो पहले इमेज की तरफ जाओ, जिधर इमेज बन रही है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 अपॉन इमेज डिस्टेंस। ध्यान से सुनिए, इमेज जिधर बन रही है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, मतलब μ3 अपॉन b। जैसे इससे कंपेयर करते जाओ, अभी हमने जो फार्मूला टाइप किया था μ2 अपॉन b था, क्योंकि जिधर इमेज बन रही थी उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था μ2, तो यहाँ μ3 अपॉन b माइनस ऑब्जेक्ट की तरफ आओ, ऑब्जेक्ट इधर है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये μ1 है, तो μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, अब सरफेस पे आओ, वहां हमने एक ही सरफेस ली थी, तो सरफेस की एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, μ2। अब यहाँ पर सरफेस कितनी है, 2, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन इस सरफेस होगा, तो इसके इधर क्या है μ1, इधर क्या है μ2, ये μ2 है ना, तो पहला तो आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, यहां था ना μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो देखिए ये वाला सरफेस है ना, ये वाला लिया हमने, ये वाला सरफेस, इधर μ1 है, इधर μ2 है, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ। अब इस सरफेस पे आओ, इसके इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3। सरफेस का मतलब क्या होगा, सरफेस के दोनों तरफ मीडियम चेंज होता है, अलग अलग मीडियम है, तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो चेंज इन मीडियम आएगा यहाँ पर। ये क्या है, μ2 माइनस μ1 क्या है, चेंज इन मीडियम। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा पहले ये वाला सरफेस लिया, ये वाला सरफेस, इसके इधर μ2 था, इधर μ1 था, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम इस सरफेस पे आए, इसके इधर क्या है μ3, इधर क्या है μ2, तो प्लस जितने सरफेस है सबके लिए करते जाओ, μ3 माइनस μ2, μ3 माइनस μ2 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस इधर आएगा माइनस का r2। बस इतना आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है। भले ही आप R2 में माइनस मत लगाओ, जब आप वैल्यू रखनी हो तो माइनस की वैल्यू रख देना, तो दिक्कत में आपको कुछ नहीं आना है, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आई होप यहाँ पर भी u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ माइनस का u रख लेना, आप जो वैल्यू दी जाए वो माइनस में रखनी है, तो अपने आप v आ जाएगा। हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, नोट करते जाओ साथ ही साथ, सभी नोट करो। लेंस का कोई भी क्वेश्चन बस हटाएं इसको। चलिए मैं एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं। कितना ही बड़ा से बड़ा लेंस प्रॉब्लम हो, आपका खत्म हो जाएगा। ये लो, खूब सारी सरफेस ले ली मैंने यार, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता ना। एक ये सरफेस, एक ये, 2 3 4 5 6, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 है, μ2 μ3 μ4 μ5 μ6 μ7, कुछ भी लिख दो यार, ठीक है ना। कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज यहाँ की फाइनल इमेज यहाँ बनी है। अब मत देखो किस सरफेस से कहाँ बनी फाइनल इमेज, तो देखो अपना फार्मूला क्या कहता है, ये होती इधर वाली u, इधर वाली डिस्टेंस क्या होती v। ये जो तीनों सरफेस है, ये वाले इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में आएगा, तो प्लस में आएगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ले लो, इसका r2 ले लो, इसका r3 ले लो, इसका r4 r5 r6, समझ गए ना। इन तीनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर आएगा, तो माइनस में आएगा। दिमाग में रखना, हर चीज लिख नहीं सकते हैं। तो हमने भी कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इमेज की तरफ जाओ, IOS, इमेज कहाँ बन रही है, इधर μ7 में, तो μ7 अपॉन b माइनस ऑब्जेक्ट का इधर μ1 अपॉन u इक्वल टू। अब सरफेस का आ जाओ, सरफेस में क्या करना है,
चेंज इन मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। चेंज इन मीडियम पहले इधर आ जाओ सरफेस पे, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2 प्लस μ4 माइनस μ3 अपॉन r3 प्लस μ5 माइनस μ4 अपॉन r4 माइनस का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अब इधर आएगा प्लस μ6 माइनस μ5 अपॉन r5 माइनस का, ऐसे ही μ7 माइनस μ6 अपॉन माइनस का r6। ये लो, कितना ही बड़ा क्वेश्चन लाओ ना, कितना ही बड़ा क्वेश्चन लाओ, एकदम एक ही धमाके में लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कर्व्ड सरफेस, मोर देन वन कर्व्ड सरफेस, कुछ भी हो, मैंने कहा ना ये इतना धांसू है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स खत्म करेंगे। तो आप इसको नोट करें। अब हम कुछ जेई और नीट के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, उनको हमें इसी कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है ना। अलग अलग सबके लिए फार्मूला नहीं बनाएंगे लेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया आपका। चाहे जितने लेंस लगे हों, चाहे जितने कर्व्ड सरफेस लगे हों, सब में एक ही ट्रिक है, IOS। इमेज की तरफ जाओ, इमेज कहाँ बन रही है, अपॉन इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ बनना है उसका, मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर S का मतलब सरफेस, तो सरफेस में क्या है, चेंज इन मीडियम। जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उसके इधर कितना चेंज इन मीडियम अपॉन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ध्यान रखना, कब प्लस लगानी है और कब माइनस लगानी। तो चलिए भाई नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, और उसके बाद तो चलिए मैंने दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जेई के मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और दो क्वेश्चन करोगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसमें कितना सीखा है। बहुत ध्यान से समझना, जो आपको बताया गया उससे अलग कहीं नहीं हमें जाना है, ठीक है ना। हम चूँकि क्वेश्चन आपको समझाएंगे इसलिए आपको लगेगा कि भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करेंगे अपने आप प्रैक्टिस से तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 से 30 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो चलिए, हमने क्या बताया था, यहाँ सरफेस कितने ही हो तो मैं डरना नहीं है, IOS, ठीक है ना। सबसे पहले इमेज की तरफ जाओ। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1। हमने बताया जिधर इमेज बन रही है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू एयर अपॉन इमेज डिस्टेंस हमें निकालनी b, माइनस ऑब्जेक्ट की तरफ आओ, म्यू एयर अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 40 है तो हमें माइनस का 40 लिखना इज इक्वल टू। अब आ जाओ सरफेस पे, ये वाला सर पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होगा, तो यहाँ का मतलब है इधर में से इधर जाना। ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू एयर को 1 ही ले लेते हैं। चलो, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1 ले लेते हैं। यहाँ सीधा सीधा लिखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन 40। अब देखिए इधर आ जाइए, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका कितना 1.5 माइनस 1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 सेंटीमीटर, तो प्लस का आएगा प्लस। अब इस सरफेस पे आओ, इस वाले सरफेस पे, बीच वाले पे, तो इसके इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2 माइनस इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, फिर इस सरफेस से रिफ्रैक्शन। इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन पड़ा, दिस माइनस दिस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इसका अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इस सरफेस पे आए तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इसका रेडियस ऑफ। अब इस पे आएंगे प्लस इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माइनस इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 14, लेकिन इधर है तो माइनस का 14। बस यही सिखाया था। इमेज की तरफ जाएं, इमेज की तरफ जाएं। इमेज कहाँ बन रही, वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की तरफ आए, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ की डिस्टेंस नेगेटिव इक्वल टू। अब सरफेस पे आ जाओ, जितने सरफेस हैं 1 2 3 सरफेस हैं, तो तीनों के लिए 3 टर्म आ गए।
सरफेस के हम क्या करते हैं कि सरफेस के राइट हैंड साइड में क्या मीडियम है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना होता है सरफेस का कितना प्लस है माइनस है। प्लेन सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इनफाइनाइट। तब आपका आंसर आएगा 1 अपॉन बी, ई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 40 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.5 अपॉन 14, ये तो जीरो हो जाएगा टर्म, 1 में से 1.2 गया तो 0.2 अपॉन 40 मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में से 1.2 अपॉन 40 ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.7 अपॉन 14, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 1 अपॉन 40 इक्वल टू 1 अपॉन बी। अब इसको भी सॉल्व कर लो, सॉल्व करें, दशमलव हटा दो यहाँ से, एक जीरो आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 40, एलसीएम आएगा 40, 22 जा 40 माइनस 1 अपॉन 40, दिस गिव्स v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हो गया क्वेश्चन। ये तो मैंने समझाने के हिसाब से धीरे धीरे किया था। अब इधर आइए, ये देखने में बहुत खतरनाक लगता है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है, ये ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल है, ये पानी है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, दो सरफेस हैं, क्या फर्क पड़ता, 2 हो 4 हो, आप तो मास्टरपीस हो गए ना। तो पहले आप अपने आप कोशिश करने देखिए, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ कहीं बनेगी तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी, पहले तो यहाँ से निकाल लेना इस सरफेस से, और बाद में आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो चलिए इमेज डिस्टेंस निकालिए आप। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये ऑयल ड्रॉप का कर्वेचर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर दिया गया। ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस सरफेस से 24 सेंटीमीटर ऊपर रखा है, ये नीचे वाली डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, यहाँ बॉटम से निकालनी, मतलब ये x निकाली तो पहले y निकाल लो, x तो अपने आप आ जाएगी, टोटल 18 दिया गया है। तो चलिए कोशिश कीजिए, 1 2 3 4 करो, इसको नोट कर ले, पहले क्वेश्चन को कर लिया नोट, गुड। चलिए हम शुरू करते हैं, इमेज की तरफ आओ, आगे इमेज की तरफ। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, तो देखिए 4/3 अपॉन y, जो यहाँ किया वही तो कर रहे हैं यार। इमेज y डिस्टेंस कर रही, तो इमेज डिस्टेंस को हमने y ले लिया b की जगह, माइनस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इधर एयर में, तो 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ये 24 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 24, बिल्कुल वैसे इक्वल टू। अब सरफेस पे आ जाओ, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सरफेस पे आ जाओ, पहला सरफेस ये है ऑयल वाला, इसके इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4, इधर कितना है 1, तो 7/4 माइनस 1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 प्लस का ही आएगा, कर्व सरफेस ऐसे है ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही आएगा ना, प्लस अब ये प्लेन सरफेस है, इसके इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 माइनस इसका कितना है 7/4 अपॉन प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। भाई दिक्कत कहाँ है, यही तो कॉन्सेप्ट पता है, देख लो आप एक बार चेक करके, हो गया। निकाल लो भाई, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ, एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ, दो सरफेस से दोनों टर्म आ गए, ये तो जीरो हो गया। अब क्या बचा, 4/3y प्लस 1/24 इक्वल टू 7/4 माइनस 1, तो 3/4, 4 × 4, 7 में 4 गया 3/4, और 6 और यहीं पर है, ये कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, तो 4/3y इक्वल टू 3/24 माइनस 1/24।
तो आ जाएगा 4/3y इक्वल टू 2/24। 4/3y इक्वल टू 2/24। तो अब y कितना आएगा 6y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 24 y इक्वल टू 6 से काटो 6 चौकू 24 y इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। y की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ गई, मतलब ये 16 सेंटीमीटर है। तो x कितना होगा 18 में से 16 घटा दो 2 सेंटीमीटर आएगा। y बराबर 16 सेंटीमीटर आ गया, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 18 माइनस 16 कर दो 2 सेंटीमीटर। मतलब इमेज नीचे से 2 सेंटीमीटर पे बनेगी। ध्यान से समझ लीजिए, देखिए कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको ऐसी ट्रिक देंगे कि आप किसी भी तरह का लेंस का प्रॉब्लम हो या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। धमाके से कितने ही सरफेस हो आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी बहुत सारे क्वेश्चंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट परफेक्शन के साथ आ जाएंगे और आपको लगाने में आपके हाथ नहीं कांपेंगे। समझ गए ना। और आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में तो आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका वो टाइम, जो अपन टाइम कम करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं ना, तो टाइम कम लगेगी नहीं, आप कंफ्यूज हो गए यार क्या करें क्या नहीं करें। जितनी प्रैक्टिस करो उतने ही आप परफेक्ट बनेंगे इस टाइप में। समझ गए ना। तो आप मेरे ख्याल से प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। करेंगे तो अच्छी बात है और नहीं करोगे तो और भी अच्छी बात है। तो फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत लगे कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई है, कैसे करना है, तो आप, मैंने कितनी बार कहा है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है ना। वैसे इसमें कुछ है नहीं, मैंने 2 क्वेश्चन भी करके बताए। इससे पहले 2-3 एग्जाम्पल लेके बताया था कि मल्टीपल सरफेस हैं तो हम किस तरह से फार्मूले को बनाएंगे। हमने पहले फार्मूला बनाना सिखाया, फिर हमने एग्जाम्पल लेकर के फार्मूला आपको कैसे अप्लाई करना ये चीज़ बताई है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। मैंने कहा था सीक्वेंस में वीडियोज आ रहे हैं, पूरा चैप्टर बोर्ड के हिसाब से भी कवर हो रहा है प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी कवर हो रहा है। तो मोर देन इनफ है। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इजी फिजिक्स में आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से, इसलिए नाम रखा गया इजी फिजिक्स। तो चलिए देखते रहिए चैनल और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।